अध्याय 4। बिरंची मूत्रकांड करके अपने रोज के साथी लखन लोहार की झोपड़ी वाली दुकान की तरफ निकल गया था। लखन लोहार गांव के एकदम उल्टे छोर पर अपनी फूस की झोपड़ी में लोहारी का छोटा मोटा काम करता था। हल बनाना, कचिया हसुआ बनाना, चाकू कैंची में धार तेज करना, यही सब उसके काम थे। कभी कभार किसी इंदिरा आवास वाले बनते घर में ढलाई का छड़ बांधने का भी छिटपुट काम मिल जाता था। बिरंची पूरा गांव बोखने के बाद अक्सर उसकी झोपड़ी में बैठता। एक तरफ लखन लोहार की भट्टी जलती रहती और दूसरी तरफ गांजा सुलगता रहता। बिरंची अक्सर बैठ के पीटते हुए लोहे और उसकी तपती हुई भट्टी को एकटक देखता। जब कभी उसकी आंच कम होती तो खुद भी कोयला डाल देता और पंखा होक के उसे तेज कर देता। कभी कभी तो जलती भट्टी से गर्म कोयले निकाल हथेली पर रख लेता। लखन यह कहता, अरे बिरंची दा, ज्यादा चढ़ गया है का, हाथ जल जाएगा महाराज। इस पर बिरंची मुस्कुराकर गर्म कोयले को वापस भट्टी में डालते हुए कहता, बेटा लखन लोहार, पागल नहीं है हम बे, सुनो, जलने और तपने में अंतर होता है, हम जलेंगे नहीं। बिरंची की ऐसी बातें लखन के सिर के ऊपर से निकल जाती, पर लखन बिरंची की इज्जत करता था और उसकी समझ न आने वाली बातों को भी इतने ध्यान से सुनता और समझने की कोशिश करता जैसे कि बिना दांत का आदमी मसूड़े से सुपारी तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। बिरंची के प्रति उसके सम्मान का सबसे बड़ा कारण यह था कि एक बीए पास आदमी एक अनपढ़ लोहार के साथ गांजा पीता था। लखन के लिए इससे अच्छी जमीनी और चिलमनी उदारी साथी कौन होता भला। सच्ची सामाजिक समरसता तो हिंदुस्तान के गांव में ही दिखती है, जहां एक ही चिलम से पूरा गांव गांजा पी लेता था। यहाँ धुआं उड़ाते दीवानों के बीच कभी न जाति की दीवार होती थी, न ही विषाणु का जंजाल। एक लंबी टान और फूंक से सब धुआं धुआं हो जाता था। जात पात, छुआछूत, इन सब की बीमारियों का तो कोई होश ही नहीं था। बेसूद मतवाला गांव स्वर्ग होता था। गांजा पीते वक्त लखन की झोपड़ी गांव की सामाजिक समरसता के लिए एक समतामूलक तीर्थ स्थल जैसी थी, जहां राह से गुजरते पंडित बैरागी पांडे भी साइकिल से उतरकर भोलेनाथ का जयकारा लगा अपने सामाजिक समरसता के कर्तव्य की एक दो चिलम टान आहुति देते थे। भारत के लगभग गांव में जात पात, छुआछूत के रहने के बावजूद भी ऐसी दो चार झोपड़ियां मिल ही जाती जो राम राज्य की आदर्श कल्पनाओं का खुला म्यूजियम थी। यहाँ सभी जाति पाति के लोग लाख आपसी बैर के बावजूद आपस में हंसी ठिठोले करते दिख जाते थे। काश ये होश में भी ऐसे होते तो सच में रामराज आया होता। रोज की तरह लखन लोहा पीट कर हंसिया बना रहा था कि तभी हाँफता हुआ बिरंचा झोपड़ी में घुसा। अरे बिरंची दा, हाँफ रहे हैं, क्या बात है, कुछ किए का? लखन ने हथौड़ा रखते हुए पूछा। बिरंची हंसते हुए सामने पड़ी छोटी बांस की मचिया पर बैठते हुए बोला, आज फिर मोद दिए फोकन सिए के दीवार पर। लखन तुरंत बोला, अरे दादा, क्या करते रहते हैं, मूतने से क्या होगा। बिरंची ने सामने फटी चढ़ाई के पास पड़ी खैनी की डिब्बी उठाई और उसमें से खैनी निकाल बनाने लगा। कुछ क्षण के बाद खैनी के हथेलियों के बीच रगड़ते हुए बोला, देखो लखन, पेशाब में होता है नमक, समझे, नमक होता है। अगर रोज किसी दीवार पर मूतो तो धीरे धीरे उसमें खोल कर उसे गिरा देता है। लखन की आंख अब स्थिर हो बिरंची के चेहरे पर टिक गई। कान केवल बिरंची को सुन रहे थे, चलती हवा की साय साय भी नहीं। बिरंची अभी किसी समाज शास्त्र के प्रोफेसर की भांति बोले जा रहा था और लखन किसी रसायन शास्त्र के फ्रेशर विद्यार्थी की भांति बिना पलक झपकाए सुने जा रहा था। तभी उसके मुंह से निकला, दीवार गिरा है का दादा? बिरंची बोला, भग बकलोल, एक दो दिन में थोड़ी गिरेगा बे दीवार, रोज लगना होगा। लखन की जिज्ञासा फिर उछली,
सकिएगा गिराने में बिरंचीदा। बिरंची रगड़ चूकी खैनी को मुंह में डालते हुए बोला, देखने में कहाँ जाता है, रोज करेंगे, एक न एक दिन तो गिरबे करेगा ना। तुम भी साथ दे दो तो जल्दी गिरा देंगे। लखन तो जैसे पता नहीं किस समाधि को प्राप्त कर चुका था। कई सत्संग में बड़े बड़े साधु संतों को भी सुन चुका था, पर पेशाब पर ऐसी निर्मल ज्ञान वाली बात न सुनी थी कभी। बिरंची इस तरह लखन को मुंह बाय अचरज में बैठा देख हंसा और उसे दोनों हाथों से झकझोरते हुए बोला, हा हा हा, क्या हुआ बे लखना, अरे होश में आओ, अब चलो साथ दोगे ना। इतना सुनना था कि लखन ध्यान से उछलकर बोला, हे बिरंजीदा, आप ही महान काम आप ही कर लीजिए, हमको मत जाने बोलिए, हम बाल बच्चे वाले गरीब आदमी हैं, पकड़ा गए तो पेला जाएंगे। दोनों जोर से हंसे। जरा पानी पिलाओ हमको, अब बहुत दौड़े हैं आज। बिरंजी ने गमछे से माथा पोंछते हुए कहा। लखन अपनी बोरी से उठा और घड़े से लोटा भर पानी निकाल बिरंची की तरफ बढ़ाया। बिरंची ने लोटा उठाया, एक सांस में आधा लोटा पानी गटक गया। लोटा रखते ही बिरंची ने फिर बोलना शुरू किया, अच्छा लो, पानी से याद आया, हम फूकन सिंह के आगे वाला नल से ही पानी पी के पिछवाड़े कर देते हैं। बोलते ही ठहाका मार उछल पड़ा बिरंची। लखन भी जोर से हंसा और बोला, ये तो गलत बात है बिरंचीदा, आप उसी का पानी पी उसी पर कर देते हैं, ये तो नमक हरामी हो जाएगा दादा। अबे कहाँ नमक हरामी होगा लखन बाबू, पूरा गांव के सब चापा नल खराब है, एक भी नहीं बनवाया फूकन से, ऊपर से अपने द्वार पर 2 ठो नल गड़वा लिया है पीएचडी विभाग से बोलकर। आधा गांव फूकन सिंह के द्वार से पानी लेता है। नीचल का टोला से दिन भर बहू बेटी जाती है पानी लाने, तो कभी बैठ के ताड़ेगा तो कभी कुछ टोक बोलेगा। ये सब नहीं दिखता तुम लोग को है? पर लखन भी आज अपनी सारी जिज्ञासा शांत कर लेना ही चाहता था। वह झट से बोला, लेकिन पानी तो फूकन सिंह का है ना, वो न दे पानी तो पानी बिन मर जाए आधा गाँव। इतना बोल उसने जलती भट्टी में एक लोहे का टुकड़ा गर्म करने को डाला। इधर जैसे बिरंची गर्म होकर धधक गया, आंखें लाल हो गई। अचानक वो अपनी बांस की मछियाँ लेकर लखन के करीब सट गया और बोलना शुरू किया, किसका पानी? किसी के बाप को पानी है का? पानी तो धरती के नीचे है और सबका है। अरे वो तो हमारे हिस्से का पानी अपना चापा कल लगा के निकाल रहा है और हमारा घर की बहू बेटी लाइन लगे है उसके द्वार पर। साला फ्री के सिनेमा देखता है वो द्वार पर, चाहे तो सारा चापा नल बनवा देता गांव पर नहीं करता है। कोई बात नहीं, हम तो जो कर सकते हैं करबे करेंगे ना, मूत देते साले की दीवार पर। इतना सब बोलकर बिरंची एक लंबी सांस लेने लगा। बाप रे, इतना दिमाग नहीं है बिरंचीदा हमारे पास, लखन ने भट्टी होते हुए कहा। बिरंची भी अब मोड़ बदलना चाहता था। उसने जेब से चीलम निकाला और बगल में रखे लोटे से पानी ले उसे धोया। एक गंजेड़ी अपने चीलम को ऐसे धो पोंछ और लाल कपड़े में लपेट कर रखता था जैसे वो कोई चलता फिरता भैरव जी का मंदिर हो। सुनो, छोड़ो अब बकलोली, बूटी निकालो, बिरंची ने कुर्ते से चीलम पोंछते हुए कहा। बूटी का अर्थ गांजे से था। अक्सर गांव में लोग गांजे को बूटी, संजीवनी या प्रसाद जैसे पवित्र और महिमामयी संज्ञा से ही विभूषित कर उसे बड़ी पवित्रता और पुष्ट नैतिकता से लेते देते थे। लखन भट्टी छोड़ उठा और कोने पर रखी एक बाल्टी से पानी ले अपना पैर हाथ धोया, फिर गमछे से पोंछ वापस अपनी बोरी पर आया और बोरी के नीचे से एक पुड़िया निकाल बिरंची की तरफ बढ़ाया। उसने जिस श्रद्धा से हाथ पांव धो पोंछ दाहिने हाथ में पुड़िया ले उसे बाएं हाथ से स्पर्श कर बढ़ाया, इतनी श्रद्धा और पवित्रता से कि बहुत से लोग शायद देवी देवताओं की सांझ बत्ती भी न करते होंगे। बिरंची ने पुड़िया खोल बूटी को हाथ पर लिया
और उसे थोड़ा साफ करके चुनने बिनने लगा। उसकी यह तन्मयता देख चावल से चुनती कुशल गृहिणी भी लजा जाती। तभी लखन ने आखिरकार फिर कहा, एक सवाल दाग दिया। अच्छा, एक तो लास्ट बात पूछे बिरंचीदा। लास्ट गाय, जितना पूछना है पूछो, हम मर थोड़ी रहे हैं अभी। बिरंची ने हथेली में बूटी मसलते हुए कहा। लखन बोला, ये बताइए कि फूकन सिंह के दीवार गिराने से क्या होगा, इसका क्या फायदा? भाग बे साला बकलोल। हाँ, इससे देश का प्रधानमंत्री थोड़े बदल जाएगा, देश थोड़े बदल जाएगा बे, बिरंची ने हंसते हुए कहा। तभी लखन तुरंत बोला, वही तो, क्या फायदा दीवार गिराने में, ये पागलपंती का क्या फायदा? अभी लखन ने असल में चीलम से पहले बिरंची को सुलगा दिया था। बिरंची ने मिनट भर कुछ भी नहीं कहा, गांजे को चिलम में भरा, माचिस मारा और एक लंबी फूंक मारी। फिर दूसरी फूंक से पहले जोर से जय भोलेनाथ का एक झोपड़ी भेदी जयकारा लगाया। अगर बस घंटी बजा दी जाती तो लगता ही नहीं कि दो गंजड़िए गांजा पी रहे थे। लगता कैलाश पर्वत पर साक्षात शंकर जी नंदी के साथ सुबह का नाश्ता कर रहे। 2-3 फूंक लगा लेने के बाद पूरी झोपड़ी दिव्य धुएं से भर गई थी, एकदम ऑर्गेनिक हुआ। अब चीलम लखन की तरफ बढ़ा दिया था बिरंची ने और मचिया से उतर बोरे पर पसर कर बैठ गया। हाँ, तो क्या पूछ रहे थे लखन कुमार, क्या फायदा दीवार गिराने से? तो सुनो, दीवार गिरा देने से गांव की भूखी बकरी को प्रधान जी के गार्डन का हरा घास मिल जाएगा खाने, आम और अमरूद का हरा पत्ता मिल जाएगा खाने। दीवार गिर जाने से लगना महतो के भोगल भैंस को पुआल मिल जाएगा खाने, जो फूकन सिंह के हाथा में पड़ल सड़ता है। चमर टोली की मुनिया और चंदवा जैसे छोटकी बच्चिया के बेला और गेंदा का फूल मिल जाएगा बाल में लगाने। फाटल पेंट पकड़ गुल्ली डंडा खेलते बच्चों को आंधी में दौड़ के चुनने के लिए आम मिल जाएगा, मीठा एकदम गचपक्कू आम। दीवार गिर जाने से जैसे हम सबके बहू बेटी को भूकन अपने द्वार पर देखता टोकता है ना, हम भी इनके घर को देख पाएंगे, चाची को प्रणाम करेंगे, भौजी को प्रणाम करेंगे। अबे इतना कुछ हो जाएगा इस दीवार गिरने से, इका कम है बे, और तुम कहते हो दीवार गिरने से कहाँ हो जाएगा। लखन ने कुछ बहुत ज्यादा न समझते हुए भी हाँ में सिर हिलाया और ऐसे जताया जैसे उसे सब बातें समझ में आ गई है और वह भी सहमत है। सुबह से गप करते करते कब दोपहर ढल गई और शाम आने को हो भी गई, तब तक पता ही नहीं चला। गांव में अक्सर पहर बीतते हुए शोर नहीं मचाता, सुबह से शाम इठलाते हुए हो जाती है। आज बिरंची के दर्शन शास्त्र वाले इस मूत्र विशेष प्रवचन के चक्कर में लखन दोपहर का भोजन भी करना भूल गया था। आज दोनों फलहार में रह गए थे केवल बूटी लेकर। अरे कितना बज गया रे लखन, बिरंची अचानक से बोला। लीजिए 3:30 बज गया। कैसा बज गया हो? लखन पीछे बांस पर टंगी घड़ी को देखकर बोला। हाय रे, तुम हमरे फेर में खाना भी नहीं खा पाया है। बिरंची मचिया से उछलता हुआ बोला। आज इतना चीज खिला दिया आप, कहाँ समझा के, भूख एकदम बुझाया ही नहीं। लखन बाल्टी में लोटा डालते हुए बोला। दोनों को भूख का ध्यान ही न था। असल में पीठ पर दिन भर के काम का बोझ और मेहनत की चाबुक पड़ने से उपजी भूख पेट पर जोर देती है, दर्द देती है, इसलिए मजदूर छूटते ही रोटी की तरफ दौड़ता है। यहाँ तो पड़ते हथौड़े और गर्म भट्टी की धोंक से पल पल पेशाब और दीवार के बहाने विचारों की चिंगारी फूट रही थी। पेट बिरंची के जलते मस्तिष्क के आगे शांत बैठा था। सारी हलचल दिमाग में थी, पेट में एक गुड़गुड़ी भी नहीं उठी आज। बिरंची विद्वान बौद्ध भिक्षुक नागसेन की तरह बोलता और लखन यूनानी राजा मिनांदर की भांति सुनते जा रहा था। लखन की झोपड़ी में तो आज जैसे नया मिलिंद पाहो रचा जा रहा था।